सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की पूरी तैयारी करा चुका हूं। जितने भी चैप्टर्स हैं आपको उसको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। साथ ही में उसके बाद मैंने आपको राजन पवन सीरीज पिछले वर्षों की भी और जो नया संस्करण आया है 2023 का उसको भी मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूं। तो आपकी क्लासेस हो गई और आपका सीरीज जो राजन पवन सीरीज आता है यह दोनों मैंने करा दिया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये मैंने सॉल्व करा दिया है और साथ ही मास्टर क्लास एक ही क्लास में मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, पूरा सब्जेक्ट। ये इतनी चीजें अभी तक मैथ में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आपकी तैयारी बच जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए मैथ में वह है मॉडल पेपर। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर। यहाँ पे हम लोग एक पेपर जैसा कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है वैसा ही पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके पूरे सिलेबस से रखे हैं। जैसा आपका पेपर आ सकता है बिल्कुल वैसा ही पेपर यहाँ पे मैंने बनाया है। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ से प्रश्न भी आपके परीक्षा में जरूर बिल्कुल पूछे ही पूछे जाएंगे। कम से कम यहाँ से इस क्लास से अगर आप समझते हो, प्रैक्टिस करते हो तो 10 से 12 नंबर तो आपके यहीं से फिक्स हो जाने हैं। यहाँ पे जितने प्रश्न हैं अगर इनको आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं इससे पहले मैथ की क्लासेस, तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करिएगा, वहां से आपको मैथ के सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल पेपर को और आपको भी किस तरीके से करना है मैं बता देता हूं। आपको कॉपी पेन ले लेना है और खुद से सॉल्व करते हुए चलना है और जहां नहीं आएगा वहां आपको चेक करना है। और उससे पहले आपको एक टाइमर लगा लेना है, टाइम देख लेना है। पहले ही कॉपी के ऊपर आप लिख लो इतने टाइम पे मैं शुरू कर रहा हूं और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए उत्तर मिलाते हुए चलिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप इसमें स्कोर कर पा रहे हो। और स्कोर लिखने से ये भी होगा कि आप और लोगों के भी स्कोर देख पाओगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है और बहुत अच्छे ढंग से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन सेट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पे मैंने सेट किए हैं। 25 नंबर का 1 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। देखिए प्रश्न क्या 1 है, यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान होगा। अब देखिए अगर 6, 18, x और 15 समानुपात में है तो उनको इस तरीके से लिखा जाएगा और पूछ रहा अगर समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से हम लोग को क्या पता होता है, अगर 4 संख्याएं समानुपात में है तो बाह्य जो पद होते हैं उनका जो गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। यानी कि 18 गुणे x जो होगा वह बराबर होगा 6 गुणे 15 के, या x बराबर लिख सकते हैं 18 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो इधर गुणे में था उधर जाके भाग में हो जाएगा। 6 से काटिए 18 को 3 बार में कट जाएगा, 3 से 15 को काटिए 5 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का जो मान आ गया यहाँ से वह 5 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या 2 है, लॉग 169 बेस में है 13 का मान होगा। लॉग 169 बेस 13 इसका मान आपको बताना है। तो देखिए लॉग 169 को कितना लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर, 13 गुणे 13 या 13 का स्क्वायर, और बेस में कितना है 13। अब ये जो 2 है यह आगे चला जाता है, आपको पता है लॉग में अगर घात में कोई संख्या है तो वह संख्या आगे गुणे के रूप में लिखी जाती है। अब ये देखिए लॉग 13 बेस 13 हो जाएगा और लॉग a बेस a का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। log 169 बेस 13 का मान होगा 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। सर्कल में सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, यह पूछ रहा है। केंद्र होता है, जीवा होती है, त्रिज्या होता है या व्यास होता है। तो केंद्र तो एक बिंदु होता है, जीवा कहीं भी दो बिंदुओं पे, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। त्रिज्या आपको पता है केंद्र से परिधि पे किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। और यहाँ पे जीवा की बात कर रहा है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी जीवा अगर आप देखोगे तो ये एक जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई। जो केंद्र से होके जाने वाली जीवा होती है वह सबसे बड़ी होती है, और उसी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एकल समुच्चय है। अब एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, और फाइव का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 0। ठीक, ये फाइव का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ 0। और अगर इस तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट में 5, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 1। यह आप याद रखिएगा, यह कहीं आपको ट्रिक के माध्यम से फंसाया जा सकता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका डीएलएड एग्जाम हो। तो यहाँ पे देखिए, अब n की वैल्यू, एकल समुच्चय चाहिए, मतलब कि हमें समुच्चय 1 चाहिए, वही होगा एकल समुच्चय। तो यहाँ पे एकल समुच्चय कौन है, ये जो समुच्चय है वह एकल समुच्चय है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और फाइव अगर ब्रैकेट में लिखा गया है, मतलब फाइव उस समुच्चय का एक एलिमेंट है। ठीक है, एकमात्र एलिमेंट है, तो इसलिए इस समुच्चय का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह 1 होगा। जबकि यहाँ पे केवल 5 अगर लिखा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब होता है वह समुच्चय खाली है, उस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 बहुविकल्पी का x² - 4 बाई x + 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर बाई x + 2 का होल स्क्वायर। और इसे जो अंश में है इसको लिखा जा सकता है a + b × a - b। आपको फॉर्मूला याद होगा, a² - b² का फॉर्मूला होता है a, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए x × 2 इसको लिख सकते हैं, 1 कट जाएगा और बचेगा क्या, अंश में x - 2 और हर में क्या बचेगा, x + 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सारी चीजें, सारे ऑप्शंस को देख के टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए आपके पांचों, उम्मीद है पांचों सही किया होगा आपने। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए प्रश्न संख्या 6 है, रुपए 1 व 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। रुपए 1 और 50 पैसे का अनुपात। अब देखिए 1 रुपए और 50 पैसे का अनुपात आपको लेना है। तो 1 रुपए को कितना लिखा जा सकता है, 1 रुपए को 50 पैसे है, 50। तो 1 रुपए व 50 पैसे का अनुपात। तो इस तरीके से इसको बटे में लिख सकते हैं, अनुपात लेना है तो बटे में लिख देंगे। और 1 रुपए को कितना लिख सकते हैं, 100 पैसे लिख सकते हैं, और ये 50 पैसे है। तो अब देखिए 50 से ऊपर नीचे काटेंगे तो नीचे बचेगा 1, ऊपर बचेगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/1। और इसको कितना लिख सकते हैं, 2:1 का अनुपात लिखा जा सकता है। तो 6 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अनुपात जो होता है वह हमेशा समान राशियों में लिया जाता है। तो रुपए और पैसा जो है वह समान नहीं है, इनको पहले समान इकाइयों में बनाएंगे, समान इकाइयों में, तब इसके बाद इसका अनुपात लिया जाएगा। समान इकाइयों में, जैसे घंटे का मिनट से अनुपात नहीं लेंगे, घंटे का हमेशा घंटे से और मिनट का हमेशा मिनट से अनुपात दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड का अनुपात सेकंड से। तो इस तरीके से आप समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से
500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का मान यहाँ पे दे दिया गया है 150 रुपए और मूलधन दे दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू और दर दे दिया गया है। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन यानी कि P, उसके बाद दर गुणे समय और बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसी फॉर्मूले में। साधारण ब्याज जो हो जा रहा है वह 150 हो जा रहा है, तो इसी में लिख लीजिए 150 और P कितना है 500 रुपए है और दर कितना है, दर है 5% की, समय T हमको निकालना है और बटे में है देखिए 100। 2 शून्य कट जाएगा और T बराबर हो जाएगा, अब T को एक तरफ लिख लीजिए और बाकी चीजों को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 150 बटे 5 गुणे 5। अब 5 से काटेंगे तो 3 और 0 30 बार में, फिर यहाँ भी नीचे 5 है तो 6 बार में, यानी कि समय कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। T कितना आ गया 6, समय कितना आ जाएगा 6 वर्ष समय लगेगा 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 150 रुपए होने में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि 5 के घाते 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। 5 के घाते 3 लिखा हुआ है बराबर 125, तो अब देखिए 5 के घाते 3 है यानी कि आधार कितना है 5, तो लॉग का जो आधार होगा वह 5 हो जाएगा और लॉग में बराबर के इधर जो वैल्यू होती है वह लॉग में आ जाती है, तो ये आ जाएगा लॉग 125 और आधार में 5 और बराबर जो घात में रहता है वह बराबर के उधर चला जाता है, तो इसका लॉगरिथमिक लघुगुणक रूप जो होगा वह होगा log 125 बेस 5 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये भी आप आसानी से लिख दोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि A बराबर AEIOU और B बराबर IOU हो तो A इंटरसेक्शन B का मान निकालिए। अब यहाँ पे A एक समुच्चय दिया गया है, B एक समुच्चय दिया गया है और A इंटरसेक्शन B आपसे पूछ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B आपको लिखना है। तो A इंटरसेक्शन B में कौन से पद लिखे जाते हैं, A इंटरसेक्शन B में वे पद लिखे जाते हैं जो दोनों जगह आ रहे होते हैं। जैसे A देखिए समुच्चय A में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा है, तो यह A इंटरसेक्शन B समुच्चय में नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से E को देखिए, तो यह A समुच्चय में आ रहा है लेकिन समुच्चय B में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से यह समुच्चय A इंटरसेक्शन B में नहीं लिखा जाएगा। A इंटरसेक्शन B समुच्चय में जो हमको निकालना है उसमें वही पद लिखे जाएंगे जो A और B दोनों समुच्चय में आ रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे IOU ये तीनों जो पद हैं वह A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं, दोनों समुच्चय में आ रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा IOU। A इंटरसेक्शन B समुच्चय का जो मान हो जाएगा वह इतना हो जाएगा IOU। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 9 सेमी भुजा वाले घन के अनुसार संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक 9 सेंटीमीटर का कोई घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न संख्या 10 में कि एक जो घन है उसकी जो भुजा है वह 9 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने को कह रहा है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 6 गुणे 6 फलक होते हैं और सभी फलक बराबर होते हैं और एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ होता है, वह होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा कितनी है 9, 9 का स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा 6 गुणे 9 9 81, 9 गुणे 9 होगा और इसके बाद फिर गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 का 9 6 और 6 8 48 और
ये हो जाएगा 48। तो ये कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से यूनिट भी लिख दीजिएगा, एक इकाई भी। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। अब कहीं पे त्रिज्य खंड जो है, आपको पता है जो वृत्त होता है, वृत्त में जब त्रिज्याओं के द्वारा कोई क्षेत्र घेरा जाता है, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, उसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो वही लिखना है आपको, और साथ ही उसमें गुणा कर देना है इसका जो कोण है, जो एक कोण बनाया जाएगा दोनों त्रिज्याओं के द्वारा। यहाँ पे एक कोण बनेगा, वो कोण अगर थीटा है तो उस कोण का मान थीटा, और बाई 360 अंश पूरे पे जो कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, क्योंकि एक बिंदु पे ये जो पूरा कोण होता है 360 बनता है, और ये जो दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना है वह थीटा माना जाए। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। बहुत ही आसानी से बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आप कर लोगे, ठीक है। और यहाँ तक आप लगभग पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 5 सही 4/9 के घाते 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 सही 4/9 के घाते 1/2 लिखा गया है, और इसका मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 सही 4/9 है, और इसके घात में क्या दिया गया है 1/2। अब देखिए आपको पता है कि कहीं भी ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा सकता है, इसको 5 सही 4/9 को कितना लिखा जा सकता है, अगर अंश और हर के रूप में केवल लिखना हो तो 9 का गुणा होगा 5 में, 9 × 5 = 45, और 4 49/9, और घात में कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 49 को कितना लिखा जा सकता है, 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब घात में कितना है 1/2 है, और अब इसको लिखा जा सकता है 7/3 का होल स्क्वायर, और इसके पूरे घात में कितना है, पूरे के घात में है 1/2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आपको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 से, और 2 से 2 कट जाएगा, घात में बचेगा 1, और किसी भी संख्या के घात में मतलब वो संख्या, यानी कि 7/3 जो हो जाएगा वह मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से यहाँ पे बस इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं 1/2 किसी संख्या के ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब उस पे करनी लगी है। तो 49/9 को आप करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 7/3। ये प्रॉपर मैंने आपको करके दिखा दिया घातों के रूप में, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न जो है वह आपके घातांक चैप्टर से बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो रुपए 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का ही फॉर्मूला हमको पता होता है। ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है P × 1 + R/100 n क्या है जहाँ पे समय है। तो अब देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 3000, और जो दर है वह 20% की है, समय है 2 वर्ष का, और मिश्र धन हमको निकालना है। तो देखिए ये है 3000 1 प्लस, और ये है 20%, और ये है 100, और समय है 2 वर्ष का। अब आगे सॉल्व करिए।
तो हो जाएगा 3000 बराबर, अब 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/5 मान आ जाएगा, और पूरे के बटे 5 करेंगे तो यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा और 5 धन 1 हो जाएगा, यानी कि 6/1 के घाते 2। अब इसके बाद आगे देखिए, ये हो जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, 6/5 का स्क्वायर है तो 6/5 गुणे 6/5। अब 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 600, पूरा काट दे तो फिर 5 से 600 को काटेंगे तो 1 और 2 और 0, 120 बार में कट जाएगा। अब 120 का गुणा होगा 6 छछक 36 में, तो देखिए 36 दूनी हो जाएगा 72 के 2, हासिल लगेगा 7, 36 एकम 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 और 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4320 रुपए, यानी कि जो मिश्रधन हो जाएगा 2 वर्ष बाद वह कितना हो जाएगा 4320 रुपए। तो इस तरीके से आसानी से आप बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकाल लेना है तो आ जाएगा आसानी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 है, यदि a बराबर इतना दिया गया है 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का समुच्चय और b बराबर दिया गया है 2, 3, 5 और 7, इन 4 संख्याओं का समुच्चय, तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b बराबर है b के। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालें, a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्या लिखा जाता है a इंटरसेक्शन b में, ऐसे पदों को लिखा जाता है जो दोनों जगह आ रहे हो, a में भी आ रहे हो और b में भी। तो देखिए एक जो है वह नहीं आ रहा है b में, इसीलिए एक नहीं लिखा जाएगा a इंटरसेक्शन b में, और 2 जो है वह b में आ रहा है, 3 b में आ रहा है, और इसी तरीके से 5 और 7, यही हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। बाकी के जो पद हैं a के वह b में नहीं आ रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों जगह नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये तो आ गया a इंटरसेक्शन b का मान, और b का जो खुद का मान है वह भी कितना है, वह भी 2, 3, 5, 7 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b समुच्चय जो है वह b समुच्चय के बराबर है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल बस लिख देना है आपको, और इसमें तो कुछ विशेष सॉल्व करना नहीं है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करना है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 का गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a का यानी कि y स्क्वायर का गुणनखंड का मान कितना है 1 है, और b का मान कितना है -5 है, और c का मान कितना है -14 है। तो अब देखिए सबसे पहले a इंटू सी निकाला जाता है जिसका मान आ रहा है -14, और b को ऐसे ब्रेक किया जाता है, b बराबर यानी कि -5 को ऐसे लिखा जाएगा दो पदों में कि जिनका गुणा -14 आए। अब -5 का गुणा -14 आना चाहिए, तो एक पद जो है वह माइनस में रखना ही पड़ेगा, तो इसको बढ़ा लेंगे, -7 और धन 2 में जोड़ेंगे, 2 में तोड़ लेंगे, -7 गुणे 2 करेंगे तो -14 आ जाएगा, और जब जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा। यही वैल्यू अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर, और इसको कितना लिख देंगे अब -5 को लिख देंगे -7 धन 2, -7 धन 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख देंगे -7y धन 2y, -5y को क्या लिख देंगे -7y धन 2y -14, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले दो पदों में y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा y -7 ब्रैकेट में y स्क्वायर की जगह y बचा, -7y की जगह -7 बचा, फिर +2 कॉमन लीजिए तो y और -7 बचेगा, फिर देखिए y -7 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा,
और यहाँ पे बचा हुआ y और यहाँ पे +2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये गुणे के रूप में आ गया तो यही गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से आपने बहुत ही आसानी से गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सारणी से मध्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे मध्यमान निकालना है। तो देखिए एक सारणी दी गई है, x दिया गया है और उस x के मान दिए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है बारंबारता, यानी कि 8 जो है वह 2 बार आया है आंकड़े में, 9 3 बार आया है, 10 5 बार आया है, 11 2 बार आया है, 12 1 बार आया है, 13 4 बार आया है, 14 3 बार और 15 1 बार। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इन सभी को x का एक कॉलम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x के मान का एक कॉलम इस तरीके से बना लेंगे। x के जो मान होंगे जैसे 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से लिख लीजिए 8 9 10 11 12, और फिर इनके फ्रीक्वेंसी के बारंबारता का हम लोग कॉलम बना लेंगे 2 3 5 2 2 3 5 2। देखिए 12 कितनी बार आया है, 1 बार। इसके बाद देखिए x में कौन कौन से मान है, 13 14 15, इन मानों को भी लिख लेते हैं। 13 है, 14 है और 15 है। 13 14 15 कितनी बार आ रहे हैं, 4 3 और 1 बार, 4 3 और 1 बार। ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी। और साथ ही एक कॉलम हम लोग और बनाते हैं जब हमको सॉल्व करना होता है, इन दोनों का गुणा fx हम लोग निकालते हैं। इन लोग का गुणा इसलिए निकालते हैं क्योंकि 8 जब आता है, जब आप लोग माध्य निकालते हैं, तो जब संख्याएं केवल दी रहती हैं, तो अगर किसी संख्या में 8 2 बार आया है तो उसको माध्य निकालते समय, संख्याओं का योग करते समय 8 को 2 बार जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो यही काम यहाँ पे गुणे के माध्यम से कर लिया जाता है। 8 गुणे 2 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 त्रिक 27 आ जाएगा, और फिर 10 का गुणा 5 में होगा 50 हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 13 चौक 52 आ जाएगा, और 14 त्रिक 42 आ जाएगा, 15 का नम 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ेंगे, दूसरे कॉलम को भी, तीसरे को, बारंबारता को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कितने पद हैं, और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे fx को, तो उन सभी पदों का योग हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा का साइन लिखेंगे, सिग्मा f लिखेंगे, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़, जो कि जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10 और 12 और 1 13 और 4 17, 3 20 और 1 21, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 21। इसके बाद देखिए सिग्मा fx हम लोग लिखते हैं, सिग्मा fx लिखते हैं, इन f इंटू एक्स का योग। देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और 2 15 और 2 17, 2 19 और 2 21 और 5 26 के 6 हासिल लगेगा 2, 2 जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5 10 और 12 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 1 23, वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा 236, यानी कि इन सभी पदों का योग जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा 236। तो अब हमको जो मध्यमान निकालना है, मध्यमान का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल M से जिसे हम लोग दिखाते हैं, वह होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो सिग्मा fx की भी वैल्यू पता है, सिग्मा f की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से रख दीजिए दोनों मान, तो ये आ जाएगा 236 बटे 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दहाइम 210 होता है, और इसके बाद 21 ग्यारहिम, 21 का 11 बार अगर पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो होता है 231। तो देखिए 11 बार तो पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 5 बचेगा, 5 में 21 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और उसके बाद
3 बार जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.23। यहाँ से मध्यमान का जो मान आ जाएगा 11.23 आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को अब उम्मीद है आप आसानी से हल कर लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। एक घनाभ की लंबाई 8 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। उसका पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 6 फलकों का, जो 6 फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। तो आयतन निकालने में कुछ नहीं है, बस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 17 में जो लंबाई दी गई है घनाभ की वह कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई जो दिया गया है वह 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई हाइट जो दी गई है वह 4 सेंटीमीटर दी गई है, सब सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से आयतन पूछ रहा है तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यही वैल्यूज आप रख दीजिए। तो 8 गुणे 6 गुणे 4 और 8 6 48 गुणे 4 हो जाएगा। 48 का गुणा होगा 4 में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 192। तो ये हो जाएगा 192 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए, लेकिन लिखना आपको जरूरी है। तो ये हो गया इस घनाभ का आयतन। इतना सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर। इसके बाद पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको आयत का तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिस कमरे में हॉल में आप बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो ऊपर नीचे फर्श को आप देखेंगे तो जो छत देखेंगे, फर्श देखेंगे, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह समान होगा। उसमें क्या होगा, उसमें लंबाई का गुणा होगा और चौड़ाई का गुणा होगा। ठीक है, यानी कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ में। आप बाहर से देखेंगे तो यही तो क्षेत्रफल आएगा। ठीक, किसी भी घनाभ को। और उसके बाद इसको घनाभ समझिए जिस कमरे में आप बैठे हैं। तो छत और फर्श को बाहर से अगर छुएंगे तो उसका फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, दूना हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे का बराबर। इसी तरीके से बाएं और दाएं को अगर देखेंगे तो चौड़ाई अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे चौड़ाई b और ऊंचाई इसमें आएगा तो 2 गुणे b इंटू एच। इसी तरीके से फिर 2 गुणे सामने और पीछे की दीवारें यानी कि l इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आप बना लोगे, लेकिन फॉर्मूला इसी तरीके से फॉर्मूला होता है 2 गुणे, यही फॉर्मूला ही होता है बल्कि। तो 2 कॉमन हो जाता है, L इंटू बी हो जाता है, फिर प्लस b इंटू एच हो जाता है और L इंटू एच हो जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो अब इसी में वैल्यूज रख लीजिए। तो देखिए 2 गुणे लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितनी है 6 है, और फिर चौड़ाई कितनी है 6 है और ऊंचाई कितनी है 4 है, फिर धन लंबाई कितनी है 8 है, ऊंचाई कितनी है 4 है। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 32। अब इसके बाद इन सभी को अंदर जोड़ लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए। देखिए 48 और 32 कितना हो जाएगा 50 और 30 80, 80 और 20 और 4 104, 2 गुणे 104 ये आ जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 208 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 है। निम्न आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण MON 140 अंश है, तो कोण MPN ज्ञात कीजिए। MPN यह कोण ज्ञात करने को बोल रहा है। यहाँ पे चित्र में आपको एक वृत्त दिख रहा है, वो केंद्र है, केंद्र पे ये एक कोण बन रहा है MON 140 अंश का है और MPN जो परिधि पे बन रहा कोण है इसका मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रमेय लगेगा, एक प्रमेय आपको पता होना चाहिए, वह होता है किसी भी वृत्त में
जो किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण होता है, ठीक है, वह दुगुना होता है परिधि पे बने कोण के। ठीक है, तो यह प्रमेय होता है वृत्त के किसी जीवा द्वारा, या m और n को आप मिला लीजिए, इसको एक जीवा यह बनेगी। इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह दोगुना होता है जो इसी m n के द्वारा, देखिए परिधि पे बन रहा है कोण, यह जो होता है यह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। इस समय इस तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं, इस प्रमेय द्वारा आप लिख सकते हैं कोण MPN बराबर होगा 2 गुणे MPN बराबर होगा कोण MON के। ठीक है, यह कोण जो होगा इसका दुगुना बराबर होगा इस कोण के, केंद्र पे बने कोण पे। तो अब कोण MPN का मान आपको निकालना है, तो MON का मान है 140 अंश, और यहाँ पे है 2 गुणे कोण MPN, और कोण MPN केवल लिखना चाहें तो जो 2 के गुणे के रूप में है वह 140 अंश के बटे में आ जाएगा। 140 अंश है यहाँ पे, 140 अंश, 140 अंश बटे 2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 अंश, यानी कि इस कोण का मान कितना आ जाएगा 70 अंश। तो बस वृत्त का आपको एक प्रमेय याद हो, उस पे 2 नंबर आपके बन रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। बस आपको लिख देना है कि वृत्त के किसी जीवा या चाप द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। उसके बाद आपको ये लिख देना है, साथ ही इसके बाद अपना सॉल्व करके दिखा देना है, 2 नंबर आपके बन जाएंगे। और इस तरीके से आपका पूरा पेपर यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, पूरा मॉडल पेपर आपने देख लिया। यह है आपका पहला मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर 1। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा मॉडल पेपर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपको समझ में आया होगा। और आपके कितने नंबर आए, कितना स्कोर आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को लाइक कर दीजिए। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि YouTube जो है वह एजुकेशनल वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी लोगों तक पहुंचेगा, तभी हमारे भाइयों बहनों तक पहुंचेगा, और वह आसानी से पढ़ पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। मैथ में बैक नहीं लगेगा किसी का। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे मेहनत को सफल करिए। उम्मीद है दोस्तों आप इसी तरीके से चैनल से बने रहेंगे, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ ही इसका PDF प्राप्त करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स का PDF प्राप्त करने के लिए, और टेस्ट सीरीज, साथ ही सभी मास्टर क्लास, सारी चीजें प्राप्त करने के लिए आपको डाउनलोड कराना है हमारा ऐप। टारगेट यूपीटेट सीटेट नाम से ऐप भी है, उसको डाउनलोड करिए और वहां से 3rd सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। वहां पे आपको सारी सुविधाएं, सारा गाइडेंस मिलेगा। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।